हाय स्टूडेंट्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऋषा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम एसके मापा के सीरीज़ में के 8th लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइजेस का क्वेश्चंस। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी बी द सबसेट्स ऑफ आर। ए बी सी कोई भी सबसेट्स हैं आर के, यानी कि हमने जो एलिमेंट्स लिया है ए बी सी, मतलब जो हमने सेट बनाया है वो हमने इसके जो एलिमेंट हम लेंगे वो आर के ही नंबर्स लेंगे। तो ये हमारा हो गया सबसेट्स। हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन है जो होगा वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन है। मतलब ये हम जस्ट क्या कर रहे हैं, इस इंटरसेक्शन को यूनियन से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ लग रहा है हमें। तो देखते हैं, हम इसे समझते हैं कि ये कैसे होगा। 1 मिनट। तो अब हम देखते हैं ये चीज़ कि ये कैसे होगा। सबसे पहले हम इसे, जैसे कि हम ज्योमेट्री में समझते हैं, जब हमें मान लो कि कोई ऐसे अगर राइट ट्राइंगल वगैरह का कॉन्सेप्ट अगर हमें बनाना होता था कि यहाँ से कोई हाइपोटेनस पे हम मिड पॉइंट ले रहे, तो हम इसका फिगर ड्रॉ करते थे जिससे कि हम उसे बहुत अच्छे से समझ पाते थे। तो वैसे यहाँ पे हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हम ये ले लेते हैं अपना एक यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये यू हो गया, यू यानी हमारा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे आर है, तो हम आर ले लिया हमने। अब ये हमारा सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट सी हो गया, यानी कि ये ए, ये है बी और ये सी, और ये अंदर ही है ऐसे। तो ये ए बी सी हमारा आ गया। अब है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें पता है कि ए ये है और ये बी है, तो इसका इंटरसेक्शन पार्ट जो होगा वो आएगा हमारा ये पोर्शन। फिर है हमारा बी इंटरसेक्शन सी, तो बी ये बी है और ये सी, यानी इसका इंटरसेक्शन पोर्शन ये आएगा। फिर हमारा सी इंटरसेक्शन है, ये सी और ये ए इंटरसेक्शन पोर्शन ये आएगा। तो मतलब कुल मिला करके ये जो हमारा पूरा पोर्शन होगा ये वाला, ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि यूनियन हमें लेना है तो मैंने यूनियन कर दिया, तो ये हमारा पोर्शन आएगा। तो ये तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, ए यूनियन बी। ये है हमारा ए और ये है बी, तो ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी तो हमारी ये पूरा पोर्शन आ जाएगा ए यूनियन बी। फिर उस तरह से हमारा बी यूनियन सी। तो अब हमने ए यूनियन बी पूरा ले लिया, अब हम क्या ले रहे हैं, बी यूनियन सी ले रहे हैं। तो अब देखो ये, अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है। ए हमने ऐसे लिया ए यूनियन बी, देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ। हमने क्या किया, ये पूरा लिया, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो ये पार्ट तो सब में नहीं आया, क्योंकि पहले वाले में नहीं आया था, तो इसलिए हम ये पार्ट को छोड़ देंगे। और ये पार्ट जब हमने ये लिया ऐसे, तो इस पार्ट में ये वाला पोर्शन नहीं आता, इस पोर्शन को छोड़ देंगे, तो ये दोनों पोर्शन हमारा छूट गया। तो अभी तक हमारा पोर्शन कौन सा है, ये पूरा ऐसे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब है हमारा नेक्स्ट सी इंटरसेक्शन है, मतलब सी यूनियन है, सॉरी। तो सी और यूनियन जब ये करेंगे तो देखो आपको ये पोर्शन भी नहीं आया, तो ये पोर्शन भी छोड़ देंगे। तो सिर्फ हमारा कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है, अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पोर्शन। तो इसका मतलब कि हमें ये तो फील आ गया कि ये जो है हमारा ये सही है, मतलब ये चीज़ सही है फिगर के थ्रू। अब हम इसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने का मैं आपको आइडिया देता हूँ पहले। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरह का बहुत बड़ा सारा एक चीज़ है, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। अब हम वो जनरल प्रूव नहीं करेंगे कि हम एक्स एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं इसको, इसका सबसे, वो बहुत लेंदी होगा। तो हम इससे बेटर क्या करते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। हम ये दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये सी है। और या फिर अगर हमें निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारा। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे सिंपली और इसे बनाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसे बना करके रखा है, नहीं तो ऐसे लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको वो डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ये देखो, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को इस तरह से लिख दिया। अब देखो लेफ़्ट हैंड साइड मेरा क्या था, देखो लेफ़्ट हैंड साइड यही है इंटरसेक्शन पार्ट, तो इसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन पार्ट ऐसे लिख दिया गया। अब मैंने क्या किया, दो स्टार्टिंग के दो को ब्रैकेटिंग कर दिया और वो एक को ऐसे छोड़ दिया अकेले। मतलब पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ एसोसिएटिव लॉ मैं लगा रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि मैंने जो आपको बताया था अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इस ए को मैं इसके साथ लिख सकता हूँ यूनियन के साथ, ये वाला यूनियन लगेगा ए यूनियन। ये बेसिकली इस तरह से काम करता है कि अगर मैं 5 × 6 + 5 करता हूँ तो क्या होगा 5 × 6 + 5 × 5। तो वैसे ही अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा,
देखो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, ए यूनियन, मतलब ये था ए को मैं देख रहा हूँ और इसे देख रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, तो क्या हो जाएगा ए के साथ यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, और बी के साथ फिर यूनियन लेंगे तो बी, तो नेक्स्ट हो जाएगा बी यूनियन बी इंटरसेक्शन, और बीच में क्या है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लग गया और ये एज इट इज़। अब नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अंदर में फिर हमें तोड़ सकते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और ये बीच में क्या होगा इंटरसेक्शन, तो ये लिख दिया गया। सेम इसे भी हमने तोड़ दिया, बी यूनियन बी यानी बी होगा और बी और इंटरसेक्शन लगा करके फिर बी यूनियन सी, तो ये लिख दिया मैंने, और ये इंटरसेक्शन पार्ट एज इट इज़, और ये वाला ऐसे। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब मुझे ये सारा तो मैंने तोड़ दिया है, ये लास्ट में है, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ इसको करेंगे, तो ए यूनियन बी को अब मैं लूँगा सी इंटरसेक्शन ए के साथ। तो देखो इसे मैं क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन, इसके साथ अगर लेते हैं तो क्या होगा, सिर्फ एक पार्ट के साथ लेना पड़ेगा, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर ए यूनियन बी के साथ ए का यूनियन लेंगे और बीच में इंटरसेक्शन, तो मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया। आप इसे ध्यान से समझते जाओ, ये बहुत आपको इजी लगेगा, और इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप खुद भी इसे बना सकते हो, आप कॉपी भी कर सकते हो। देखो फिर मैंने क्या किया, तो ये मैं इसे ए यूनियन बी को इस सी के साथ कर रहा हूँ, तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया, फिर ए यूनियन बी यूनियन ए, बीच में क्या होगा इंटरसेक्शन, क्योंकि हमारी ये इंटरसेक्शन है। क्योंकि देखो अब जब मैं लिखता हूँ 5 × 4 + 3 फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये जो साइन है ये यहाँ पे साइन होगा, 1 मिनट, हाँ, तो देखो ये हमारा अगर जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जो साइन है ये इसके साथ लग रहा है, और ये जो इन दोनों के बीच साइन था, यानी देखो जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच साइन क्या है, अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच साइन क्या है, इंटरसेक्शन का, मतलब इंटरसेक्शन का। जैसे मैंने जब लिखा अब ये 4 5, ये जो इन दोनों के बीच साइन है, इन दोनों के बीच साइन वो यहाँ पे आ जाता है। जब मैं इसे लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ, 5 × 4 + 5 × 3, तो ये प्लस साइन देखो, यानी कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो बीच में चला जाएगा, देखो इंटरसेक्शन इसलिए बीच में आ रहा है, और इनके बीच जो साइन है वो यूनियंस हो जाएगा, मतलब ये जो मल्टीप्लाई है देखो इनके बीच मल्टीप्लाई आ गया तो वही यूनियन आ रहा है। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो बस मैंने ऐसे ही सबको ब्रेक कर दिया, इसे ए यूनियन सी को इससे के साथ यूनियन कर दिया ए के साथ, फिर बी को जब करेंगे तो बी यूनियन, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है बी यूनियन सी, यहाँ से इससे पहले मैंने क्या किया, ए यूनियन बी को सी के साथ, और फिर ए यूनियन बी को ए के साथ, फिर ए यूनियन सी को सी के साथ, फिर ए यूनियन सी को ए के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसी को बी को इसके साथ यूनियन किया, फिर बी को ए के साथ यूनियन किया, फिर बी यूनियन सी को इसके साथ किया तो ये आएगा, फिर बी यूनियन सी को इसके साथ करेंगे तो ये आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे बी यूनियन सी को जब मैं सी के साथ करूँगा तो ये आएगा बी यूनियन सी, ये देखो, और बी यूनियन सी को जब ए के साथ करेंगे तो बी यूनियन सी यूनियन ए आएगा। तो ये चीज़ मैंने लिख दी। अब उसके बाद ये ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया, फिर इंटरसेक्शन, क्योंकि देखो ए को हम यूनियन ए के साथ करेंगे तो ए ही आएगा, तो मैंने इसे सिर्फ ए को हटा दिया, एक ही बार लिखा, फिर सी को भी 2 की जगह एक ही बार लिखा, फिर यहाँ पे भी, तो मैंने सिंपल एक एक बार सबको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, तो अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इंटरसेक्शन में। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब कि ये सारा, इसका अगर इंटरसेक्शन करे ए के साथ बी के साथ सी के साथ, तो ये तो ऑलरेडी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं देगा, क्योंकि ये इसका मतलब कि सारा आपके पास है ही। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को काट रहे हो, लेकिन ए बी सी के पास जो भी और सब आप यूनियन करके उसका इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब इससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम इसे हटा भी दे तो ये मैंने हटा दिया, फिर वैसे ये भी हटा दिया। तो यहाँ पे देखो बचेगा क्या, ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, और जो बार बार है, जैसे ये 2 बार था ए यूनियन सी, फिर बी यूनियन सी भी 2 बार है, देखो एक बार ये और एक बार ये मैंने हटा दिया, फिर ए यूनियन बी 2 बार था तो हटा दिया। तो सब हटाने के बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी ए यूनियन सी। तो यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड जो हमें चाहिए था। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बस हमें इस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना था और ये क्वेश्चन हो जाता। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये हमें ए प्रूव करना है। तो इसे मैंने बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, जो स्टार्टिंग का यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे, बट कैसे, तो यहाँ पे हमें सिंपल, ये इसका आइडिया क्या है इस क्वेश्चन को बनाने का, पहले हम इसका वेन डायग्राम से चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले हमने ये आर ले लिया रियल नंबर, क्योंकि ए बी सी आर के ही सेट थे, और ये हमने ए बना लिया, ये बी और ये सी। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर हम तीनों का, इन तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट ले तो हमें पता है तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट ये वाला आएगा सिर्फ। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, अब ये सी डैश क्या होता है, तो सी डैश का मतलब है कि इस सी को छोड़ करके बाकी सारा, तो ये होता है हमारा सी डैश। तो उस सी डैश का हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ए और बी इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा आ रहा है, तो ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कॉमन आ रहा है। अब उसका अगर इंटरसेक्शन हम सी डैश के साथ लेंगे तो सी को छोड़ के लेना पड़ेगा, यानी कि हमें ये वाला पोर्शन छोड़ना पड़ेगा, यानी ये पोर्शन हमारा आएगा। अभी तक हमारा ये पोर्शन आया एक, और एक ये पोर्शन आया, ये छोटा वाला। और तीसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, तो ये हमारा ए और ये सी है, यानी कि ए और सी का इंटरसेक्शन ये पोर्शन आएगा। उसमें से हमें बोला क्या जा रहा है, बी डैश, यानी बी को छोड़ करके। तो बी को छोड़ के, यानी कि बी को अगर हम छोड़ देंगे तो सिर्फ ये पोर्शन आएगा। अभी तक हमारा ये पोर्शन और ये पोर्शन आया है। अब हमें क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो अब हम ए का इंटरसेक्शन कराएंगे बी को भी छोड़ करके और सी को भी छोड़ करके, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट, यानी कि हमारा ये पोर्शन आएगा। तो हमारा देखो अब ये एक पोर्शन आया, ये एक पोर्शन आया, ये एक पोर्शन आया, ये एक पोर्शन आया, सबका यूनियन करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा ए, क्योंकि हमें लाना है। तो आई थिंक ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसे हम प्रूव करते हैं। प्रूव करना बहुत ही ईजी है। हमें करना क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे। मान लो एक तरह से अब यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, वही वाला 5 × 4 + 6 वाला कॉन्सेप्ट सेम। अगर हम मान लो कि इस बार हमें ऐसे दिया हुआ है 5 × 4 + 5 × 6, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 5 को बाहर कर लेंगे तो 4 + 6 हो जाएगा। वैसे ही हमने इसको बाहर कर लिया एक तरह से, ए इंटरसेक्शन बी को। तो हमारा होगा क्या कि सी यूनियन सी डैश आ जाएगा। देखो जो प्लस काम कर रहा था, मतलब जो अगर यहाँ पे जो इनके बीच में प्रोडक्ट था वो अब बाहर आ जाता है। देखो इनके बीच में जो है वो इंटरसेक्शन वो अब बाहर आ जाएगा, और जो बाहर में है, मतलब जो इस साइड है, ये जो बाहर में वो अंदर आ जाएगा। तो ये जो बाहर में क्या है, ये बाहर में हमारा यूनियन, ये अंदर आ जाएगा। मतलब इसे हम अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन भी बाहर निकाले तो इसे हम लिख सकते हैं सी के साथ यूनियन करेंगे सी डैश का, और विथ इंटरसेक्शन दिस। सेम रूल हम यहाँ पे बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश हम बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा इंटरसेक्शन सी यूनियन सी डैश। तो सी यूनियन सी डैश हमने लिख दिया। अब हमें पता है सी यूनियन सी डैश, इसका मतलब वो सी और सी को छोड़ करके, यानी पूरा। तब हमेशा याद रखना, कोई भी सेट हो उसका अगर डैश के साथ उससे अगर यूनियन करे तो ऑलवेज पूरा यूनिवर्सल सेट आता है। तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन कराएं इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारा वैल्यू और कम होता है। मान लो कि ये एक सेट है, इसका मैं इंटरसेक्शन करा पूरे के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए ही आएगा। इसलिए हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ ये लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। सेम यहाँ पे भी जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाला तो सी यूनियन सी डैश, तो फिर ये आ रहेगा, इसे हम छोड़ सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगेन आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अगेन ए बाहर निकाल लेना है, तो आपका आ जाएगा बी यूनियन बी डैश। अब ये आ रहेगा, फिर इसे आप छोड़ दो, ए आ गया, ये राइट हैंड साइड। तो बेसिक आइडिया यही था। आप इसे कॉपी भी कर सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप खुद से अगर आपने बना करके इसे समझ लिया तो बहुत ही अच्छा है। खैर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो देखो इसे आप समझो, बहुत ईजी है ये। अगर मान लो ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है जो कॉमन है उस पार्ट को हटा देना, मतलब कि इसके जो कॉमन दोनों में मिल रहे हैं उसको हटा देना है। यानी कि ए यूनियन बी में से हमें माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी को, और इसे हम डिनोट करते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ये ट्रायंगल बना करके, ए ट्रायंगल बी, इसका मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं बी का सी के साथ, तो इसे हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब ए का इंटरसेक्शन हम इसके साथ भी कर देंगे, ए का इंटरसेक्शन इसके साथ भी कर देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए का इंटरसेक्शन इसके साथ भी हमने ले लिया। अब ये चीज़, अब देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब हम इसे तोड़ देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी माइनस ये वाला एज इट इज़ है। बट हम देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं इसे ही लिखना चाह रहा हूँ इंटरसेक्शन के फॉर्म में। तो अगर हमारा 3 बार इंटरसेक्शन, तो हम एक एक्स्ट्रा भी अगर ए लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हम ब्रैकेटिंग कैसे भी कर सकते हैं कि चारों सारा जो है वो इंटरसेक्शंस में ही है।
तो हमने ऐसे लिख दिया। इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ, देखो अगर आप इसे ए की तरह ट्रीट करो तो ये ए है, ये बी है, और ये मान लो ए, क्योंकि ये ए है और ये सी, मतलब ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ये फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए, ये वाला ए पूरा यूनियन बी और माइनस ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर रहे हैं, यानी कि यही तो हमारा फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो देखो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, ये हमें राइट हैंड साइड लाना था। तो आई होप आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा सेकंड नंबर। इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली यूनियन निकालना है एन रनिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, और इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा आई एन दिया हुआ है -1/n से लेके 1/n तक x। अगर मान लो कि यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, मान लो यहाँ पे 0 होगा तो -1/n कहीं यहाँ पे होगा, और +1/n कहीं यहाँ पे होगा। तो बोला क्या जा रहा है, इसका इंटरसेक्शंस हमें लेना है। तो इससे पहले हम थोड़ा आइडिया लेते कि सेट ये जो इंटरवल्स होगा ये दिखेगा किस तरह का, क्योंकि आई एन में वो सारे x बिलोंग्स टू आर आ रहे हैं सच दैट x होना चाहिए -1/n से लेके 1/n के बीच में। तो जब हम I1 निकालेंगे तो I1 जो हमारा आएगा, ये सबसे पहले x वो सारे r को ले रहे हैं, यानी कि सबसे पहले तो ये इंटरवल आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। n का वैल्यू जैसे ही हम 1 लेंगे तो ये -1 से लेके 1 तक आएगा, यानी कि इंटरवल ओपन इंटरवल -1 से 1। ये ओपन क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पे बिलोंग मतलब कि इक्वल्स नहीं है, इसीलिए। तो ये हो जाएगा हमारा -1 से 1 तक। अब हम जैसे ही I2 निकालेंगे तो ये आएगा हमारा -1/2 से लेके 1/2 तक सेम। जैसे ही आप I3 निकालोगे तो -1/3 से लेकर के 1/3। तो आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा जो I1 है वो सबसे बड़ा सेट है -1 से 1, फिर I2 उसके अंदर है, I3 इसके अंदर है। तो ये कंटेनमेंट का कुछ केस हो रहा है कि I1 सबसे बड़ा, फिर I2 से छोटा, I3 से छोटा। तो अगर हम यूनियन ले भी लें अगर सबका, मान लो I1 यूनियन I2 यूनियन I3 ऐसे करके अगर हम इनफाइनाइट तक निकाल भी लें, तो भी हमें यह साफ दिख रहा है कि I1 ही आने वाला है, क्योंकि I1 से बड़ा कोई सेट ही नहीं है, बाकी सब इसके अंदर ही है, तो ये I1 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा I1, यानी कि -1 से लेके 1 तक। ये हो गया। अब हमें पूछा जा रहा है इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा। तो आप देखोगे कि इंटरसेक्शन जैसे हम कर रहे हैं तो ये वैल्यू घटता चला जा रहा है। ये पहले -1 है और ये 1 है और ये 0। तो नेक्स्ट टाइम और छोटा, नेक्स्ट टाइम इससे भी छोटा, उससे भी छोटा। मान लो आप बोलोगे कि सर ये छोटा होते होते बहुत छोटा हो जाएगा और ये 0.001, मान लो कि -0.01 से लेके 0.01 होगा। फॉर एन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि इतना छोटा हो गया, ये ऐसा होगा। बट क्योंकि n का वैल्यू हम इनफाइनाइट तक ले रहे हैं, तो इससे भी यहाँ पे अगर मैं मान लो ले लेता हूँ n का वैल्यू 1000, तो आप देखो जैसे आप 1000 निकालोगे तो 0.001 आ जाएगा। यानी कि जैसे ही अगर मैं, देखो मैं इसे आपको समझाता हूँ, जैसे ही मैं I1000 निकालूंगा तो वो आ जाएगा -1/1000 से लेकर के 1/1000, यानी कि -0.001 से लेकर के 0.001 ये आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका सारे सेट्स का इससे इंटरसेक्शन कराएंगे, और हमें पता है कि इंटरसेक्शन जो होता है, अगर हम सबका इंटरसेक्शन करा रहे हैं n = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक IN, तो इसका मतलब ये जो सेट आएगा इंटरसेक्शन वाला सेट, ये सबका सबसेट होगा। I1 का भी, I2 का भी, I10,000 का भी, I5,000, I5 करोड़ वगैरह, मतलब जितना भी हम n का वैल्यू इन्फाइनाइट तक लेके जाएं सबका। पर ये वैल्यू देखो -0.001, और ये तो बहुत छोटा हो गया। और यहीं जो मैंने बात की 1 करोड़ का, अगर मैं यहाँ पे 780 लगाऊँ तो आप समझ सकते हो ये कितना छोटा हो जाएगा। ये जो हमारा वैल्यू था -1/n से 1/n, वो क्या आ रहा है -1 से 1, फिर क्या आ रहा है -1/2 से 1/2, फिर -1/3 से 1/3, -1/4 से 1/4। तो ऐसे आप कितना भी छोटा वैल्यू लेते रहोगे, मान लो कि 1/n का वैल्यू बहुत आप बड़ा लेते हो इस टाइप से कुछ, तो भी ये 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट नेगेटिव में कुछ वैल्यू आएगा। मान लो कि -ε और एप्सिलन, जहाँ पे एप्सिलन है जो वो कि > 0 है, बट बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो आप खुद सोच करके देखो कि 0 तो आपको ऑलवेज वो इस इंटरवल के बीच में होगा ही, और जैसे ही हम इंटरसेक्शन करेंगे सबका, तो सबसे इंटरसेक्शन जब हम करते हैं तो ये होता क्या है कि हम सब में कॉमन लेंगे। तो देखो जैसे कि अगर हम इस सेट का I1 का, ये मान लो ये I1 इंटरवल है और ये वाला I2 इंटरवल है, तो आप जब इंटरसेक्शन दोनों का निकालोगे तो I2 आएगा। फिर ऐसे ही तो जब आप छोटा पे छोटा, बहुत छोटा भी करोगे तो लास्टली जो होगा वो सबसे, जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो एटलीस्ट 0 जो होगा, सिंगलटन 0, वो तो बिलोंग करेगा ही। और इसको छोड़ करके आप कोई भी एलिमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे मान लो कि -0 मान के चलो 10 का पावर -100, तो n का वैल्यू अगर जैसे ही हम 10 का पावर 101 लेंगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इस वैल्यू से वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा।
तो ये वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगा, इसका मतलब सिंगलटन ज़ीरो ही होगा सिर्फ इंटरसेक्शन का वैल्यू। अब नेक्स्ट हमें निकालना है, अगर ये होगा तो इसे हम देख लेते हैं ये क्या है। I1 जो आएगा वो हमारा आएगा एन का वैल्यू जैसे हम 1 डालेंगे तो आएगा 1 - 1 यानी कि 0, और जैसे यहाँ पे 1 डालेंगे तो 2 - 1 यानी कि 0 से 1। फिर I2 निकालेंगे तो जैसे एन का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा -1 + 1/2 यानी कि -1/2, और जैसे यहाँ पे 2 डालेंगे तो यानी 2 - 1/2 यानी कि 3/2। तो ये ऐसे ही वैल्यू चल रहा है। जैसे ही हम लिमिट यहाँ पे अगर चेक करते हैं कि बहुत दूर जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या होगा, तो ये वाला वैल्यू हमारा आ जाएगा -1, क्योंकि 1/n यानी 1/∞ जो होता है वो हमारा 0 होता है, यानी 1 को हमें इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करना है। सो इट विल गिव 0। सो द लोअर इंटरवल विल बी -1 एंड द अपर इंटरवल का जो अपर पार्ट होगा वो कितना आएगा, n को जैसे इन्फिनिटी डालेंगे तो ये खत्म 0, यानी कि -1 से 2 तक। तो ये हमारा सबसे बड़ा वैल्यू होगा और सबसे छोटा ये वाला होगा। तो जब हम यूनियन करेंगे, सबको मिलाएंगे सेट्स को, तो आप देख रहे हो कि सारा सेट जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और लास्टली कहाँ तक जा रहा है, -1 से लेकर के 2 तक ओपन इंटरवल। तो -1, 2, क्योंकि देखो यहाँ पे है तो ये इक्वल, लेकिन हम क्यों नहीं ले रहे हैं -1 से 2 ओपन इंटरवल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि n का वैल्यू जब आप इन्फिनिटी ले रहे हो तब ये -1 और 2 आ रहा है एग्जैक्टली। बट लेकिन क्योंकि आप n का वैल्यू एग्जैक्टली इन्फिनिटी, ये डायरेक्ट तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, n कोई ऐसे n का कोई ऐसा नहीं है कि आप n का वैल्यू इन्फिनिटी लिए तो ये इक्वल्स, तो जब भी इन्फाइनाइट पे हम कोई वैल्यू चेक करते हैं तो वो ओपन ही लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद फिर जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे सब में से छोटा वैल्यू आएगा, छोटा सा वैल्यू। सबसे छोटा वैल्यू क्या आ रहा था हमारा, 0 से लेकर के 1 तक। तो हमारा 0 से 1 जो होगा वो इसका इंटरसेक्शन पार्ट हो जाएगा, और जो -1 से लेकर के 2 तक आएगा वो हमारा यूनियन पार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 30। 30 का पॉजिटिव डिवाइज़र क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 15 होता है और 30 होता है। तो ये होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म्स। इसका मैं आपको एक तरीका भी सिखाता हूँ कि 30 का अगर आपको निकालना होगा अगर पॉजिटिव डिवाइसेस तो आप कैसे निकाल सकते हो। पहले 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दो, तो 2 का पावर 2 × 3 × 5, 5 3 × 15, 2 × 3 × 5 ये हो जाएगा 30। तो 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है। इसका पावर हमें 1 बढ़ा देना है, 1 + 1। फिर इसका पावर भी 1 बढ़ा देना है, 1 + 1। फिर इसका पावर भी 1 बढ़ा देना है, 1 + 1। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 तो पॉजिटिव डिवाइसेस होंगे 8। अब बाकी भी नंबर्स लेके चेक कर सकते हो। मैं आपको इसका भी प्रूफ बता देता हूँ कि ये क्यों होता है। ये कोई ऐसे ही नहीं है, इट्स नॉट अ हिट एंड ट्रायल मेथड, इट्स अ वेल प्रूव फार्मूला। क्यों होता है ये चीज़, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मान लो 2 अगर फैक्टर है तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर 2 फैक्टर है तो 2 × 3 भी एक फैक्टर होगा, 2 × 3 × 5 भी फैक्टर होगा, 3 × 5 भी फैक्टर होगा। तो एक्चुअली ये जो है ये एक्चुअली बताया जा रहा है कि कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसका आपस में प्रोडक्ट करने का। तो अगर हम 2 का पावर तो अब यहाँ पे 1 बढ़ा के पावर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 का पावर 1 है तो एक्चुअली हमारे पास 2 का पावर 0 और 2 का पावर 1 ये 2 अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि जब आप 3 × 5 लेते हो तो आप इसका 2 का पावर 0 ले रहे होते हैं एक्चुअल में। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे 2 पॉसिबिलिटी है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1। यहाँ भी 3 का पावर 1 है तो जितना पावर होगा उससे ज़्यादा है, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो पावर 0 तो 2 एक और एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी होता है, सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि आप इजी से समझो, अगर 6 का हमें निकालना हो तो हमारा क्या आएगा, 1 2 3 और 6 4 आएगा। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 और 3 आ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पावर 1 है, एक एक बढ़ा के लेंगे तो 2 और 2 × 2 4। हमने एक एक बढ़ा के लिया यानी कि 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 वैसे ही 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। तो देखो कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये आप लोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को लोगे तो 3 आएगा, इन दोनों को लोगे तो 2 आएगा, इन दोनों को लोगे तो 6 आएगा। तो देखो ऐसे ही आप बाकी सबका भी बना सकते हो। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। तो प्रूव दैट S इज लेस देन इक्वल्स टू इज अ पोसेट वेयर A लेस देन इक्वल्स टू मीन्स A इज अ डिवाइजर ऑफ B फॉर AB बिलोंग्स टू S। तो अब हमें क्या बताना है, प्रूव करना है कि ये जो है ये हमारा पोसेट है, यानी कि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। तो अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। तो इसे प्रूव करना भी बहुत ईजी है। इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा, देखो हमने पढ़ा था कि पोसेट क्या होता है कि ऐसा पहले हमें एक रिलेशन डिफाइन करना होगा जो कि ये डिफाइंड है रिलेशन। ये क्या होना चाहिए, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब
कि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कोई भी आप रैंडम एलिमेंट ए और बी उठाते हो, मान लो कि आप कोई भी रैंडम एलिमेंट ए उठाते हो एस से, तो आप देखो ए जो होगा, जो ए होगा वो खुद से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि खुद कोई भी एलिमेंट खुद का तो डिवाइज़र होगा ही। कोई भी आप पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 30 उठाओगे तो वो खुद का तो डिवाइज़र इन जनरल भी होता है, और ऐसे अगर 30 में से ये सिर्फ एस सी एलिमेंट उठाएंगे तो होगा ही। नेक्स्ट है हमारा कि एंटी सिमेट्रिक, यानी कि ए अगर रिलेटेड हो बी से, बी रिलेटेड हो ए से, तो ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। तो ऑब्वियस सा बात है क्योंकि हम पॉजिटिव डिवाइज़र्स ले रहे हैं। अगर जैसे ही ए अगर डिवाइज़र है मान लो कि बी का, हम क्या बोल रहे हैं कि ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, यानी ऐसा अगर हम लिख रहे हैं यानी ए इज़ रिलेटेड टू बी, तो इसका मतलब है ए इज़ द डिवाइज़र ऑफ बी। तो ए डिवाइड करेगा बी को, तो ऑब्वियस सा बात है अगर ए बी को डिवाइड करेगा तो हमें कोई बी सी टाइप मिल जाएगा, जहाँ पे सी बिलोंग करेगा, क्योंकि पॉजिटिव डिवाइज़र है तो सी बिलोंग करेगा जेड प्लस में या नेचुरल नंबर में। और फिर क्या बोला जा रहा है कि बी रिलेटेड है ऐसे, यानी कि बी इज़ द डिवाइज़र ऑफ ए, तो बी के लिए हमें कुछ अलग ए टाइम्स के मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो ए इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा बी की जगह पे हमारा क्या है ए के, तो ए इंटू के इंटू सी, तो ये तभी इक्वल होगा जब के सी का वैल्यू 1 हो, और यहाँ पे दोनों नेचुरल नंबर है तो तभी पॉसिबल जब के भी 1 सी भी 1। तो जैसे ही दोनों 1 1 होगा तो ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा कि ए इक्वल्स टू बी, यानी कि ये एंटी सिमेट्रिक भी है। अब हमें प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव है, यानी कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी अगर होगा तो हमें दिखाना है कि सी इज़ रिलेटेड टू ए इज़ रिलेटेड टू सी होगा। ये हमें शो करना है। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि ए इज़ इक्वल्स टू हम बी मान लो K1 लिख सकते हैं, जहाँ पे K1 बिलोंग करेगा सम जेड प्लस। वैसे ही हम अगर बी रिलेटेड है सी को तो बी डिवाइज़र है सी का, यानी कि बी इज़ इक्वल्स टू सी K2 लिख सकते हैं। जैसे आप बी को रिप्लेस करोगे यहाँ से तो ए इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा सी K1 K2। देखो ये एक इंटीजर आ गया, हम मतलब कि ए को लिख पा रहे हैं सी टाइम्स K1 K2, यानी कि ए जो होगा वो डिवाइज़र ऑब्वियस सा बात है सी से होगा, क्योंकि K1 K2 दोनों जेड प्लस में बिलोंग कर रहे हैं, तो K1 और K2 का प्रोडक्ट भी जेड प्लस में बिलोंग करेगा। सो आई होप ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों चीज़ है, तो इसका मतलब कि सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, मतलब सॉरी एंटी सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। सो दैट्स वाई इट्स अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन दिस आर नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव का हमारा मतलब क्या होता था 1 1, तो हमें दिखाना है कि जो फंक्शन होगा ये 1 1 नहीं होगा और ना ही सर्जेक्टिव होगा। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता था कि अगर हमारा एक फंक्शन f a to b से डिफाइंड है तो हमारा जो रेंज आएगा वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें कंडीशंस पता है कि अगर हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन ये 1 1 नहीं है तो हम क्या लेके चलते थे, मतलब अगर हमें प्रूव करना हो तो तुम क्या लेके चलते थे fx1 इक्वल्स टू fx2, तो हमारा x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता था। तो आप सिंपल जैसे ही fx1 इक्वल्स टू fx2 लेके चलोगे तो आप देखोगे कि इसके मतलब x1 इक्वल्स टू x2 नहीं आएगा और भी कंडीशन आ जाएगा, तो हम लेके चलते हैं। तो जैसे ही हम fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेके चलेंगे तो हमारा क्या होगा x1 डिवाइडेड बाई x1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस 1। अब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो आ जाएगा x1 टाइम्स x2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2 टाइम्स x1 का स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखो जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आ जाएगा x1 इंटू x2 का स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2, ये हो जाएगा। अब हम जैसे इधर ले आकर के डिफरेंस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख लेना। ये हो जाएगा हमारा x1 x2 हम कॉमन लेंगे तो x1 x2 माइनस 1 और ये वाला ये इधर से इसका डिफरेंस आएगा तो और ये दोनों में कॉमन आ जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा x1 माइनस x2। तो अब देखना यही आएगा। ये आप जैसे इधर लोगे तो x1 माइनस x2 और इसको जब कॉमन निकालोगे तो x1 x2 कॉमन निकलेगा तो ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस, और कोई दिक्कत नहीं अगर ये हमारा माइनस आ जाता है। ये हमारा आएगा एक्चुअली 1 माइनस x1 x2, लेकिन आप इसे 0 की इक्वेट करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ से x1 x2 कॉमन निकालना तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, और यहाँ से आप करोगे तो x1 माइनस x2, जब x1 माइनस x2 बाहर निकाल लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x1 x2 प्लस 1 टाइम्स। तो जैसे आप 0 से इक्वेट करोगे तो ये वाला पार्ट या 0 होगा या फिर ये पार्ट 0 होगा। तो इसका मतलब कि जैसे हमारा ये पार्ट 0 अगर हो गया, यानी कि 1 माइनस x1 x2 अगर 0 हो जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा।
तो 1 माइनस x1 x2 भी 0 हो सकता है। तो जैसे ही 1 माइनस x1 x2 0 हो गया, यानी x1 x2 का वैल्यू 1, यानी कि x2 का वैल्यू 1/x2 1/x1। तो देखो इसका क्या मतलब है कि अगर आप जैसे मान लो x2 का वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1, मतलब कि x1 का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, मैं 2 लेता हूँ, तो x2 आ जाएगा मेरा 1/2। यानी कहने का मतलब कि 1/2 और 2 का वैल्यू सेम होगा। देख लेते हैं। तो देखो जैसे ही आप f2 निकालोगे तो ये आएगा 2/5, वैसे ही आप जैसे ही f1/2 निकालोगे तो ये आएगा ऊपर में 1/2, नीचे में 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। तो आप सॉल्व इसे करोगे तो यहाँ पे आएगा 1/4, ऊपर में आएगा 1/2, यहाँ पे प्लस 1। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 1, नीचे 5 आ जाएगा, ये कट गया, तो ये भी देखो 2/5 आ गया। इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यू सेम हो गए। तो क्योंकि हमारा f2 और f1/2 सेम है बट 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू हाफ, दैट्स वाई इट इज़ नॉट 1 1। सिमिलरली यू कैन चेक इट्स नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, y आप ले लो fx को, क्योंकि हम मान के चलते कॉन्ट्रडिक्शन से भी प्रूव करेंगे कि जो हमारा कोडोमेन है और रेंज है वो दोनों इक्वल है, हम मान के चलते। तो y इज इक्वल्स टू x/x² प्लस 1 ऐसे लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, x² y प्लस y इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x² y माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4y² डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 और ये y, हम x² के को एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के चल रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 2y। तो देखो आपका यहाँ से क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस आ गया कि ये सबसे पहला 1 माइनस 4y² जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो आप जैसे ही इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4y², यानी कि जब मैं इसे लिखूँगा तो मैं 4y² को उस साइड ले जाऊँगा इधर, तो हो जाएगा 4y² इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि मेरा y² जो आएगा वो हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1/4। तो आप देखो y² का वैल्यू जो आएगा 1/4 से छोटा आएगा, यानी कि y का वैल्यू हाफ और माइनस हाफ के बीच में होगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो मेरा रेंज का वैल्यू आएगा वो कभी भी पूरा रियल नंबर को कवर करेगा नहीं, तो कभी भी मेरा y जो होगा वो 5 भी वैल्यू नहीं देगा इवन, कभी y नॉट इक्वल्स टू 5, बट आपका सॉरी ये कभी मेरा fx जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 5 हो, कोई ऐसा हमें x नहीं मिलेगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 5 मिल जाए, 5 ये वैल्यू आप देख भी सकते हो। जैसे आप देखो 5 इज इक्वल्स टू x/x² प्लस 1, 5 इज इक्वल्स टू x/x² प्लस 1। अब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5x² माइनस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालो b² माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 5। देखो ये पूरा ये नेगेटिव आ गया लेस देन 0, तो इसका इमेजिनरी रूट्स होगा, तो कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि ये हमारा सर्जेक्टिव नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमारा ये तो देखो यहाँ हम डिफाइन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, r से r में। तो सर्जेक्टिव होने के लिए हमारा जो रेंज होना चाहिए वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। रेंज में तो हमारा r है, पूरा रियल नंबर है, तो 5 भी है, तो 5 भी किसी न किसी r से मैच करना चाहिए, मतलब कि प्री इमेज होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा तो कोई हमें x मिला नहीं, सो दैट्स वाई it is not 1 1 as well as not surjective, not on 2. So now we have to prove that this function is also not injective and not surjective. So how can we prove it? So ये दिया हुआ है mod x, तो आपको पता है कि mod x ऊपर में आप पॉजिटिव पुट करोगे, नीचे पॉजिटिव पुट करोगे, या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करोगे तो ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव ही आना है। तो एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब कभी भी मेरा नेगेटिव वैल्यू मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब सर्जेक्टिव तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फिर मैंने जो आपको बताया था VR वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जितने भी सारे नेगेटिव वैल्यूज होंगे उसका कोई प्री इमेज नहीं होगा, सो दैट्स वाई इट्स नॉट सर्जेक्टिव। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ नॉट इंजेक्टिव एज वेल। सो इफ़ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ f1, so the f1 is equals to half, and when we calculate the value of f minus 1, so it will again give the value 1/2. Why? Because the mod of -1 is equals to 1 and mod of -1 plus 1 which is equals to 2. So both have the same value half, but 1 is not equals to -1, so it is not 1 1. So now we have to prove that fx is equals to greatest integer function x. So it is also not injective and surjective, so we can prove it easily because we know that the value of f 2.5 means the greatest integer value of 2.5 is 2. Also the value of 2.4 is 2. Both are, so the values of f is equal, but 2.5 is not equals to 2.4. So the function is not injective. Now we have to prove that the function is not surjective as well, since the function is defined from r to r, and as we know that in the r every fractional values are also included, but 2.4, but here we can see that the value of fx must be some integer.
सो द वैल्यू ऑफ so there is no value of x for which fx is equals to 2.4, so the function is not surjective. So I think आपको ये सब चीज़ क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से. नेक्स्ट, आर द टू फंक्शंस एफ एंड जी इक्वल, ये हमें बताने कि क्या ये एफ और जी इक्वल होगा. तो देखते हैं. ये दिया हुआ है हमें साइन एक्स कॉस एक्स और ये दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x. तो इस साइन 2x को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. हमें पता है साइन 2x का वैल्यू होता है 2 sin x cos x, तो हम इसे लिख लेंगे. अब हमें पता है 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x. तो अब हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. तो अब आपको पता है जब ये रूट में ब्रेक होता है, यानी कि आप याद रखो कि रूट अंडर ए स्क्वायर होता है तो इसका मॉड वैल्यू आता है मॉड ए, तो यानी कि मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा. तो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, बट यहाँ तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है. सो ये ऐसे ही इक्वल नहीं होगा. क्यों, मैं बताता हूँ. क्योंकि यहाँ पे x जो है हमारा 0 से π/2 तक है और यहाँ पे x सबके लिए d के लिए है. तो यहाँ पे जैसे ही मैं x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच लूँगा तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा. बट जब आप x का वैल्यू अगर 0 से लेकर के π/4 लोगे तो देखो ये वैल्यू जो होगा मेरा ये नेगेटिव देगा. क्यों, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, क्योंकि cos x आपको पता है ना कि cos x का जब हम ग्राफ देखते हैं तो वो 0 से π/4 में वो बड़ा वैल्यू देता है π/4 तक. फिर π/4 तक वैल्यू सेम होते हैं cos और साइन के. फिर उसके बाद साइन बढ़ना स्टार्ट होता है और cos का वैल्यू घटना स्टार्ट होता है. तो इसका मतलब cos x जो है वो हमारा बड़ा है साइन x से इस वैल्यू में. तो साइन x माइनस कॉस एक्स लेस देन 0 आएगा, तो ये तो नेगेटिव 0 आएगा, बट ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा. सो बोथ फंक्शंस आर नॉट इक्वल. जैसे हमने पढ़ा था कि फंक्शंस तभी इक्वल होते हैं, पहला तो उनका डोमेन इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखो यहाँ पे डोमेन भी आपका डिफरेंट है. x बिलोंग्स टू d, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, और d तो दोनों के लिए सेम डोमेन डिफाइंड है, ठीक है. बट डोमेन तो दोनों का इक्वल है, बट प्रॉब्लम क्या है, वैल्यूज़ में. हमारा fx जो होना चाहिए था वो gx के बराबर होना चाहिए था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, जो डोमेन में बिलोंग कर रहे हो. बट हम देख रहे हैं कि अगर हम कोई भी वैल्यू पे निकालते हैं 0 से π/4 के बीच के वैल्यू पे, इनफैक्ट हम 0 पे ही निकालते हैं, तो 0 पे देखो ये वैल्यू देगा -1, लेकिन जब इसका वैल्यू 0 पे हम निकालेंगे तो ये देगा मॉड ऑफ -1 यानी कि 1. So both are not equal. That's why we can say that the function is not equal. Again we have to prove. Again we have to find that the function fx and gx are equal or not. So हमें फॉर्मूला पता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये जो कि हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है हमारा वो होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज़ लेस देन 1. मतलब ये वैल्यू मैं 1 से छोटा क्यों लेता हूँ, मतलब क्यों होता है ये, ताकि ये 1 से छोटा हो, ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव दे. ऐसा हम लेंगे. अगर हमें ऐसा डायरेक्ट लिखना है तो यहाँ पे देखो, जैसे आप y की जगह पे x लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, तो आ जाएगा 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो क्या हो गया, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, मैंने क्या बोला था कि एक्स वाई जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए 1 से, यानी कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो छोटा होना चाहिए 1 से. बट यहाँ क्या दिया हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियस बात है एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 होगा. तो ये तो गड़बड़ हो गया. हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 1. अगर ये वैल्यू के इक्वल चाहिए था हमें 2 tan इनवर्स एक्स की, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए था, बट यहाँ तो एक्स ग्रेटर देन 1 है. सो इसके लिए अलग एक फार्मूला होता है. अगर ये होगा तो फिर हमारा ये फार्मूला चेंज हो जाता है. यहाँ पे हम पाई प्लस लिखते हैं ऐसा कुछ, तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा. तो ये फार्मूला इसके बराबर तो होगा नहीं. बेसिकली मुझे सिर्फ ये देखना था कि ये इसके इक्वल होगा कि नहीं, तो ये इक्वल नहीं होगा. ये इसके इक्वल क्यों नहीं होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो इसके इक्वल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो फार्मूला आएगा अगर x ग्रेटर देन 1 के लिए तो एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका फार्मूला पाई प्लस होगा 2 tan इनवर्स x. तो ये हमारा प्रॉब्लम है. सो दैट्स वाई ये इसके बराबर नहीं आया, वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाएंगे इसके लिए. सो दैट्स वाई वी कैन सी दैट द फंक्शंस आर नॉट इक्वल. सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा. सो मैंने आपको ये चीज़ बताया था, लेकिन आप एक बार फिर से कंफर्म कर लेना. आप इसके डोमेन्स वगैरह को देख लेना. आइडिया यही है, आप इसे खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो. आप यहाँ पे x की जगह पे जब tan थीटा लोगे तो 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वगैरह वगैरह करके. तो मैंने आपको ओवरऑल एक बहुत अच्छे से आइडिया दिया. बहुत ये सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया. अब आपका ये काम है कि सारे क्वेश्चंस को
आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि ये आपके लिए भी बहुत ही फेमिलियर हो जाए। सो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सेट थ्योरी एसके मापा से। और अब आपको जो भी डाउट होगा इससे रिगार्डिंग तो आप ये मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आपको अगर और कुछ अगर सेट थ्योरी में पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर देना। और अगर आपको इस एसके मापा के सीरीज़ से और आगे भी आने वाले टाइम पे मैं अपने आईआईटीज़ के एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपके साथ, और आगे आने वाले टाइम में हम और भी आगे देखेंगे और भी एसके मापा की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सो अगर आपको ये अगर जानने का मन है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा सकते हो ताकि अगर मैं आगे कुछ अपलोड करूँ वीडियोस तो ये आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक्स।